सभी, दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। एक बार फिर हम मिल रहे हैं एक और नए चैप्टर के साथ इन दी एनसीईआरटी दिल से सीरीज। का नाम है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन चैप्टर में आज हम लोग करने वाले हैं ऑफ कोर्स बहुत सारे पीवाईक्यूज एंड बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जैसे हम हर एक लेक्चर में करते हैं ना। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, हमने ऑलरेडी कर दिया है एनिमल किंगडम, हमने ऑलरेडी कर दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो दोनों चैप्टर्स प्लीज़ आप देखिए। यहाँ पे मैं आई बटन में, यहाँ पे दिख रहा है आई बटन में मैं लगा दूंगी, वो दोनों लिंक्स लगा दूंगी। एंड फटाफट सीरीज़ जो अपनी चल रही है शॉर्ट सेक्शन में, उसकी लिंक भी मैं डलवा दूंगी। तो उसमें मुझे सारे बच्चे एक्टिव चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मैं पीवाईक्यूज करवाती हूँ, तो वो पीवाईक्यूज आपको अच्छे से आंसर देने हैं ताकि आपकी हैबिट बन जाए। नीट आप लिख रहे हो या बोर्ड्स लिख रहे हो, वो आपको कंपलसरी अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर होगा इवोल्यूशन पे। जैसे हमने एनिमल किंगडम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है चैप्टर्स, मॉलिक्यूलर बेसिस तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें। तो वो सारा हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया था, राइट। पिछले लेक्चर में हमने एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। कुछ उसी तरह हम लोग आज के लेक्चर में भी करने वाले हैं बच्चों, इवोल्यूशन चैप्टर, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पर इसको भी एकदम 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 क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो हमेशा की तरह एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए, क्लास 12 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए। और मैंने क्लास 12 का ही फिर से चैप्टर लिया क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं खाली नीट एस्पिरेंट्स को इंपॉर्टेंस दूँ, मुझे अपने क्लास 12 वाले बच्चों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। एंड दैट इज़ वाई हम आज कर रहे हैं इवोल्यूशन। तो अपनी कॉपी अपने पास होनी चाहिए ताकि हम सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे चल रहे हैं वो हम नोट डाउन करते जाए। वी नॉट जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो, ठीक है। वीडियो को 1.5x पे ही देखना है, नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखना, ठीक है। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब कुछ नोट डाउन होना चाहिए इन योर नोटबुक एंड कमेंट सेक्शन में आंसर देना चाहिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन के, इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है। ओके, डन, डिस्क्लेमर हो गया, सब कुछ हो गया। बस एक स्लाइड भी आ जाती है, ये क्या फॉर्मेलिटी के लिए डालना पड़ता है, तो इसका मैं जिक्र तो करूँगी नहीं, है ना। क्योंकि कृषि मैम को शर्म आती है खुद की तारीफ करने के लिए, तो ये आप खुद रीड कर लेना। बस आपको इतना याद रखना है, आपकी कृषि दीदी आपके साथ है, दैट्स इट, बस वो मुद्दे की बात है। चलो अब हमारा लेक्चर शुरू होगा। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, केबीसी के डडडन डडडन डडडन। तो इसका मूल्य रखते हैं जैसे हम हमेशा रखते हैं ना, ये क्वेश्चन का इतना रुपीज़ है, तो ये क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5000 से शुरू करते हैं। तो ये 5000 का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज नीट 2018 का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Among the following sets of examples of divergent evolution, select the incorrect option। यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या पूछा गया है कि जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के सारे एग्जाम्पल्स है ना, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। वैसा कौन सा ऑप्शन है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है? अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो कोई बात नहीं बच्चों, आई एम देयर फॉर यू, है ना। हमें पता है कि इवोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हमारे टेक्स्ट बुक में 2 प्रकार के दिए गए हैं कि नहीं, इवोल्यूशन 2 प्रकार का दिया गया है। एक तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिया गया है, यस, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिया गया है। दूसरा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिया गया है, यस और नो। अब हमें ये चीज़ पता है डाइवर्ज, अभी फिजिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि डाइवर्ज कब, जब भी डाइवर्ज होता है इसका मतलब है कि एक सोर्स रहेगा। लाइट में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं ना, डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग कब बोलते हैं? जब एक सोर्स से वो डाइवर्ज हो रहा है, मतलब फैल रहा है, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, राइट। कॉन्वर्जिंग कैसे होता है कि वो अलग अलग जगहों से आकर एक पॉइंट में मीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट या कॉन्वर्जिंग। ये चीज़ सबको पता है, यस। अब हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू लॉजी। 2 तरीके की लॉजी है ना। एनसीईआरटी में 2 तरीके की लॉजी दी गई है, एक तो होमोलॉजी एंड एनालॉजी।
होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स या होमोलॉगस ऑर्गन्स या तो एनालॉगस ऑर्गन्स या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, है ना। इसमें भी हमें कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं, यहीं पे सारा कंफ्यूजन एकदम मिटा देंगे। जब भी कॉन्वर्जेंट आए तो नीचे लिख देना है एनालॉगस। क्या लिख देना है? एनालॉगस। तो जब भी कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात आए आपके मन में यही चमकना चाहिए, दैट इज विच स्ट्रक्चर, विच ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। जब भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात आए तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, दैट इज होमोलोगस। क्या चीज? होमोलोगस। ये याद रखने में मुश्किल होती है मैम, ये समझता ही नहीं है, ये याद नहीं होता। याद कैसे करना है? देखो, जब भी ये सी आए तो ए, मतलब इसको ए सी एंड इसको एच डी। टीवी कहते हैं टीवी, मैं तो एच डी टीवी में मूवी देखूंगा, तो एच डी ए सी, याद हो गया, सिंपल है। एच डी होमोलॉगस में डाइवर्जेंट आएगा, एनालॉगस में कॉन्वर्जेंट आएगा। इतनी बात क्लियर है ना? क्लियर है। चलो अब ये इमेज में आ जाओ, एनसीईआरटी में आ जाओ, जैसे हम करते हैं हमेशा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली कहाँ पर है, तो वो देखने के लिए एनसीईआरटी खोलेंगे सारे बच्चे, ये इमेज खोलेंगे सारे बच्चे। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये वाला जो इमेज है इसमें क्या वो दर्शाना चाहता है। दीज आर 4 limbs, है ना, 4 limbs ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इसमें अगर हम 4 limb ऑफ अ मैन देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर 4 limb ऑफ चीता देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, वेल का देखें तो ऐसा है, बैट का देखें तो ऐसा है। अब ये चारों स्ट्रक्चर्स में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है कि चारों स्ट्रक्चरली सेम है। समझ रहे हो? स्ट्रक्चरली सेम है, पर ये चारों का फंक्शन अलग अलग है। अब ये वाला जो है ये क्या है? ये हाथ है या पैर है तो लोकोमोशन के लिए यूज करेगा। चीता तो भागने के लिए यूज करेगा। वेल क्या? वेल को क्या करना है? स्विमिंग करना है, वो स्विमिंग के लिए यूज करेगा। बैट फ्लाइंग के लिए यूज करेगा। तो 4 limbs का स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है। तो वैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, देखो पूरा रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल क्लियर करने वाले। क्वेश्चन का आंसर तो भाई बच्चा का बच्चा दे देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप वो कॉन्सेप्ट के बादशाह बन जाते हो। एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन पे हर साल क्वेश्चन आया ही आया हुआ है। लाइक इट इज एकदम 100% कन्फर्म्ड कि ये साल भी ये टॉपिक पे आएगा ही आएगा। वो होते ना कुछ टॉपिक्स जिससे पूछती है, नीट एग्जाम पूछेगी ही उस पर सवाल, तो ये एक तरीके का टॉपिक है जिससे आएगा ही आएगा सवाल। इससे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा या ऐसे स्ट्रक्चर्स वाला मतलब एमसीक्यू टाइप आ जाएगा, तो इससे तो सवाल आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ जाएगा, फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कॉन्वर्जेंट में कौन से स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, होमोलॉगस रहता है कि एनालॉगस रहता है। अच्छा एनालॉगस रहता है तो उसमें भी एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसा मुझे स्ट्रक्चर मिले जो स्ट्रक्चरली सेम हो पर फंक्शन अलग हो तो उसको मैं यहाँ पे डालूंगी। होमोलॉगस में क्या रहता है? स्ट्रक्चर सेम रहेगा पर फंक्शन डिफरेंट रहेगा। समझ गया? एनालॉगस में उसी का उल्टा, सेम फंक्शन पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि आईज का एग्जांपल लिखती है एनसीईआरटी के कि आईज अगर हम ह्यूमंस की बात करें और दूसरी जगह आईज ऑफ इंसेक्ट की बात करें तो दोनों का फंक्शन तो सेम ही है। फंक्शन तो सेम ही है ना, मेरी आंखें भी देख रही है, इंसेक्ट की आंखें भी देख रही है, पर अगर उसका स्ट्रक्चर देखे ना तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। हमारी सिंपल आइज है, उनकी कंपाउंड आइज है। तो जब स्ट्रक्चर अलग हो पर फंक्शन सेम हो तो उसको हम बोलेंगे एनालॉगस। जब स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन अलग अलग हो तो उसको क्या बोलेंगे? होमोलॉगस। होमोलॉगस विल लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट किससे होता है? एनालॉगस स्ट्रक्चर से। तो एनालॉगस विल लीड टू कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये समझ गया? समझ गया? मुझे चिल्लम चिल्ली चाहिए भाई क्लास में। चिल्लम चिल्ली मतलब क्या? समझ गया तो यस, अच्छे से बोलना है। भले आप बेडरूम में बैठे हो, स्टडी टेबल में बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे हो, चिल्ला के बोलो भाई जय माता दी एंड मुझे आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है,
अब आ जाओ एनसीईआरटी में, यहाँ पे उसी के आजू बाजू ये वाला रहेगा, मतलब जो इमेज है आपका उसी के ऊपर ये पैराग्राफ रहेगा, एक पेज पहले ये पैराग्राफ आपको दिखेगा। आ जाओ सारे बच्चे ये पैराग्राफ में, यहाँ पे देखो क्लियरली वही मेंशन की गई है चीज़ें जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। दैट इज होमोलोगस में क्या रहता है, एनालॉगस में क्या रहता है। तो देख लो एक बार रीड कर लेते हैं। तो होमोलोगस, देखो होमोलोगस विल लीड टू डाइवर्जेंट, एंड उसमें क्या रहता है, होमोलोगस में क्या रहता है, सेम स्ट्रक्चर रहता है पर डिफरेंट नीड्स। नीड्स मतलब क्या, नीड्स में मैं क्या बोलना चाहता है, ये फंक्शन बोलना चाहता है, ठीक है, फंक्शन बोलना चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहेगा पर स्ट्रक्चर उसका सेम रहेगा। इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं ना वो तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। वो तो मतलब उसका तो कोई है ही नहीं, ऑल्टरनेटिव ही नहीं है कि अगर एनसीईआरटी ने लिख दिया मतलब ये चीज़ तो हमें पता ही होनी चाहिए कि होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। ये भी मैंने आपको चीज़ बताई। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब क्या है कि सोर्स एक रहेगा और उसके बाद में बाइफर्केशन हुआ, तो यही चीज़ बोल रही है ना। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब क्या कि सोर्स एक है और वो सोर्स एक में से अलग अलग स्पीशीज बने, अलग अलग एनिमल्स बने, तो वो आते हैं इन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन द होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखने हैं, वर्टिब्रेट, हार्ट्स और ब्रेन। तो जो भी वर्टिब्रेट के हार्ट सारे क्या रहते हैं, वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन रहते हैं। ब्रेन क्या रहता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। तो जब भी ऐसे एग्जाम्पल्स आए तो उसको हम किस में मार्क करेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स में मार्क करेंगे। फिर एनालॉगस की बात करें तो ये सब कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो देगा, वो भी हमें पता है। आई ऑफ ऑक्टोपस जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि हमारी आइज़ देख ले या दूसरे की आइज़ देखे, आइज़ तो भाई देखने का ही काम करती है, फंक्शन तो सेम ही रहता है पर उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए हम किस में डालेंगे उसको, एनालॉगस में डालेंगे, होमोलोगस में नहीं डालेंगे। फिर क्या, यही सब है, देखो स्वीट पोटैटो का हो गया, ये भी एनालॉगस में हम लोग डालेंगे। फिर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, लुक अलाइक, तो ये सब किस में डालेंगे, उसमें डालेंगे, ठीक है, ओके हो गया। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस में, तो काफ़ी अभी इजी हो जाएगा हमारा, है ना। इसका मुझे आंसर आप लोग पहले सोचो, ध्यान से देखो ऑप्शंस आपको क्या लग रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि एनालॉगस कौन है, सेम स्ट्रक्चर कौन है, सेम फंक्शन कौन है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन है। ये नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया कि भाई ब्रेन हो, हार्ट हो, ये दोनों का कैसा रहता है, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है ना। ये क्या है, 4 लिम्स, इसका भी हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर तो सेम ही है। 4 एग्जाम्पल्स है, चारों के स्ट्रक्चर सेम ही है, खाली फंक्शन अलग अलग है। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। आइज वाला एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि ये तो भाई एनालॉगस है, इसको थोड़ी हम लोग होमोलोगस में डालेंगे, तो आप जीत जाते हो 5000। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में करवा दिया ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली, है ना, काफ़ी मिनट्स इसमें चले गए, कोई बात नहीं, पर मैंने बहुत सारे PYQs देखे ना, मतलब अभी आपकी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखना पड़ता है ना, 10-10 साल पुराने, 20-20 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि ये चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैंने एनालाइज किया है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से ना भाई एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे 2-3 तो आप एक्सपेक्ट कर ही दो, मतलब 21 साल में, ठीक है, 21 साल में। ये नीट 2018 में है ना, नीट 2018 का ही यही टॉपिक का सवाल मैंने 3 बार देखा, खाली उसको थोड़ा मरोड़ के ऐसे फ्रेमिंग करके अलग सा क्वेश्चन बना दिया है। तो ये टॉपिक बहुत इजी रहता है और बहुत स्कोरिंग होता है, तो इसको कभी भी स्किप नहीं करना, ठीक है। ये तो अभी आगे आपको अभी तो कुछ एकदम हलवा लगने लगा होगा, ये वाला कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका मूल्य रखेंगे हम 10,000, ओके। 10,000 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का सवाल है। वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय युगोदेव राइज आर कॉल्ड एज, मतलब कैसे म्यूटेशंस होते हैं। हमें पता है कि ये बंदे ने, युगोदेव राइज ने कुछ तो ऐसी थ्योरी बनाई थी, मतलब कुछ तो ऐसा बोला था, उसने बोला था कि पॉपुलेशन में ना चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन, है ना, ये तो सबको पता है। तो डार्विन ने भी बोला था और इसने भी बोला था, पर डार्विन ने बोला था वो अलग चेंजेस बोले थे, उसने बोला था कि डैश एंड डैश चेंजेस आर डैश एंड डैश, और ये बंदे ने जो बोला था उसने बोला था चेंजेस आर डैश एंड डैश।
अब आपको ये दोनों के चेंजेस पता होने चाहिए। आ जाओ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ खोल दो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में, इसमें आ जाओ, इवोल्यूशन में आ जाओ। अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आप ये क्लियरली देख सकते हो कि डार्विन के अकॉर्डिंग म्यूटेशंस कैसे होने चाहिए एंड ह्यूगो दे व्राइस के अकॉर्डिंग म्यूटेशंस कैसे होने चाहिए। आप देख रहे हो ये लाइन टू लाइन ऐसे, मतलब जरा भी नीट ने जरा भी उसको चेंज करके नहीं पूछा, एज इट इज पूछ लिया कि ह्यूगो दे व्राइस के अकॉर्डिंग म्यूटेशन कैसे होने चाहिए। अब इतने इजी सवाल आप एक्सपेक्ट करो कि आपके नीट में आ जाए तो देखो, सारे नीट के सवाल ना एनसीईआरटी से ही बनते हैं या बोर्ड्स के सवाल एनसीईआरटी से ही बनते हैं, पर हमारी एनसीईआरटी लाइन वाइज हो ही नहीं होती ना, इसलिए हमें लगता है कि पेपर डिफिकल्ट हुआ, पर पेपर यार एनसीईआरटी की लाइनों से ही बने जाते हैं। अब आ जाओ ये वाली लाइन में, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो दे व्राइस। ठीक है, ये कौन बोलता है कि सडन होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं? ये ह्यूगो दे व्राइस बोलता है। ठीक है, आप ऐसे याद देखो कि भाई ह्यूगो दे व्राइस को ना ऐसे अचानक अचानक झटके आते हैं। वो बोलता है कि म्यूटेशंस अचानक हो जाते हैं, सडन हो जाते हैं, रैंडम हो जाते हैं, और रैंडम होके भी दिशा लेस होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। पर डार्विन थोड़ा एकदम संभला हुआ काम एंड कंपोजिट आदमी है। वो क्या बोलता है, नहीं भाई ह्यूगो दे व्राइस थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा शांत हो जा। वो क्या बोलता है कि वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि म्यूटेशंस होते हैं, पर these are not random ह्यूगो दे व्राइस, these are not random, these are not directionless, these are small। ठीक है, वो क्या बोलता है, these are small and directional, उसको दिशा होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी सुबह उठ के बोल देगा कि मुझे म्यूटेशन चाहिए तो उसमें म्यूटेशन आ जाएगा। ऐसे नहीं होता कि एक रात में बंदर सोया दूसरी ही सुबह में वो मनुष्य बन जाएगा, ऐसे नहीं होता ह्यूगो दे व्राइस। तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। तो डार्विन के अकॉर्डिंग कैसे चेंजेस होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, स्मॉल चेंजेस होते हैं। इतना बड़ा चेंज नहीं होगा कि बंदर से डायरेक्टली मनुष्य बन जाएगा। तो स्मॉल चेंजेस एंड डायरेक्शनल चेंज। ह्यूगो दे व्राइस क्या बोलता है, भाई एकदम एकदम रैंडम कुछ भी हो जाएगा एंड डायरेक्शन लेस हो जाएगा। ये याद हो गया है ना, याद हो गया, आई नो याद हो गया, इतना फनी वे में सिखा दिया, अभी याद हो गया रहेगा। तो ये आपको अभी ना भूलना नहीं है, ठीक है, ये वचन दे दो मुझे, ये आपको भूलना नहीं है। जो भी मैं आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर में करवा रही हूँ, मैं आपको याद दिला दूंगी, मैं आपके ना ये माइंड में रखवा दूंगी, पर उसको भूलना नहीं है आपको, वो खाली याद रखना। ठीक है, उतना है कि ये लेक्चर मतलब मुझे पता है कि मैं आपके माइंड में वो फिट करवा दूंगी, और ऐसा फिट करवा दूंगी ना कि आपको लाइफ लॉन्ग भूलोगे नहीं आप। तो ये याद हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन, इसका मूल्य रखेंगे हम 20,000 का सवाल है आपके स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो दे व्राइस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। अच्छा, इसके ऊपर भी ना बहुत सारे सवाल है। ये ह्यूगो दे व्राइस, पता नहीं ह्यूगो दे व्राइस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, हम तो एकदम वैसी बातें करें ना, वो शादियों में चुगली आंटी आती है, बोलती कि अरे इसने ऐसा लहंगा क्यों पहना, उसने ऐसी शेरवानी क्यों पहनी, हमें क्या है ना, अभी कर रहे चर्चा ह्यूगो दे व्राइस का, हम कौन होते हैं। तो ह्यूगो दे व्राइस के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, हर साल। एक तो डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट पे फिक्स है सवाल, ह्यूगो दे व्राइस पे भी बहुत सारे फिक्स है, ह्यूगो दे व्राइस पे आता ही आता है, हार्डी वीनबर्ग पे भी आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हमें करने ही करने हैं। तो ह्यूगो दे व्राइस का याद हो गया कि क्या वो बोलता है कि इट इज़ रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, और एक वर्ड याद होना चाहिए, दैट इज सॉल्टेशन। अभी सॉल्टेशन भी हमारे टेक्स्ट बुक का ही वर्ड है। आ जाओ, यही लाइन के नीचे आपको ये वर्ड मिलेगा, दैट इज सॉल्टेशन। मिला, सॉल्टेशन मतलब क्या, सिंगल स्टेप बिग म्यूटेशन, मतलब लार्ज म्यूटेशन। सॉल्टेशन मतलब क्या, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। वही मतलब बंदर से ऐसा मनुष्य बन जाएगा, तो सिंगल स्टेप है, 21 स्टेप में उसको डायरेक्टली इवॉल्व कर दो, बड़ा कुछ बना दो। सो उसके अकॉर्डिंग, ह्यूगो दे व्राइस के अकॉर्डिंग सॉल्टेशन चलता है इन इवोल्यूशन। सॉल्टेशन क्या बोलता है, याद हो गया, रिपीट करो। सॉल्टेशन मतलब क्या, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ये कौन बोल रहा है, ह्यूगो दे व्राइस बोलता है। और एक चीज ह्यूगो दे व्राइस बोलता है, दैट इज
म्यूटेशंस या चेंजेस आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। याद हो गई, खाली ये दो चीजें याद रखनी है अपने को विथ रिस्पेक्ट टू युगोदेव राइस। याद हो गया, तो इसमें क्या लिखे हम, सॉल्टेशन। ओके चलो 20,000 के भी हकदार हो गए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर, इट इज 50,000 का सवाल। 50,000 आप जीत जाओगे अगर ये सवाल का आंसर आप दे सकते हो। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। ये है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर ये सवाल है और ब्रेन साइज के ऊपर सवाल है। तो अगेन यहाँ पे कुछ भी ट्रिकी नहीं है। इवोल्यूशन में ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब जो है एज इट इज़ नीट में पूछे जाते हैं, जो भी एनसीईआरटी की लाइन ना उसी से पूछे जाते हैं। इवोल्यूशन से ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। तो ब्रेन साइज यहाँ पे हमें याद रखनी है, इसमें कुछ समझाने जैसा चीज़ नहीं है, राइट। इट्स रट्टाफिकेशन टाइप कि हमें ये याद रखनी है, मतलब वो वैल्यू का हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस हमें इतनी चीज़ याद होनी चाहिए कि जो होमो हैबिलिस है, होमो हैबिलिस का सबसे कम ब्रेन साइज रहेगा, उतनी चीज़ हम याद रख सकते ना कि होमो हैबिलिस में सबसे कम ब्रेन साइज रहेगा। तो ये सब में से कम ब्रेन साइज कौन है, होमो हैबिलिस में ये है। मैं एनसीईआरटी लाइन भी आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी कि एनसीईआरटी लाइन में कहाँ पर है। तो होमो हैबिलिस में तो हमें ये मिल गया। अब बात करेंगे निएंडरथल। निएंडरथल मैन में याद रखना है कि निएंडरथल में ज़्यादा था ब्रेन साइज, ठीक है। होमो सेपियन से भी निएंडरथल का ज़्यादा था ब्रेन साइज। तो ये हमें याद रखना है कि हमारे से भी ज़्यादा स्मार्ट कौन थे, निएंडरथल मैन। ये याद हो जाएगा कि अगर ऐसा कोई सवाल आया उसमें होमो सेपियन भी है और होमो निएंडरथल भी है, तो हमें ये याद होनी चाहिए। देखो ऐसे आते ना सवाल तो हमें लगता है कि हम तो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है ना, तो हमारे में सबसे ज़्यादा ब्रेन साइज होनी चाहिए, पर नहीं, निएंडरथल्स में ज़्यादा ब्रेन साइज है एज़ कम्पेयर टू अस। तो यहाँ पे हमें देखना है ये क्या है, 1350 है और ये 1400 है, तो ज़्यादा कौन है, निएंडरथल। तो इसको 1400 में करेंगे, होमोसेपियन को 1350 में करेंगे। थोड़ी सी ही कम है, मतलब इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है कम, पर होमोसेपियन में कम है एज़ कम्पेयर टू निएंडरथल। अगर ऐसा एसर्शन रीज़न भी आ जाए ना तो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा बच्चों को नहीं पता कि निएंडरथल का ज़्यादा ब्रेन साइज है एज़ कम्पेयर टू होमोसेपियन। ठीक है भाई, मैंने तो अभी 10 बार रिपीट कर दिया, अभी तो आपके मन में छप गया होगा। इरेक्टस की बात करें तो ऑफकोर्स अभी एक ही बच्चा कुछ ऑप्शन है, दैट इज 900 cc। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा चल रहा है। बी का 4 है ना अपना, बी का 4 यही है, बी का 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आ जाओ, चलो मैं अब भी आपको लाइन दिखाती हूँ कि कहाँ पर है ये प्रेजेंट। तो होमो हैबिलिस हमें मिल गया, होमो हैबिलिस का कितना है, 650 to 800 cc, ठीक है। अब होमो इरेक्टस की बात करें तो होमो इरेक्टस का 900 cc, निएंडरथल मैन की बात करें तो 1400 cc, है ना। और होमोसेपियन का यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन था, तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही है 1350। अगर आपको पता भी नहीं, मतलब अगर ये मेंशन होता भी नहीं तो भी इट इज़ ओके ना, क्योंकि ये तीनों के पता है तो बच्चा कुछ ऑप्शन होमोसेपियन का रहेगा। ठीक है, हो गया ये सवाल भी हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल अपना है, वो 50,000 का था ना, ये 80,000 का करते हैं, ज़्यादा ही बढ़ा दिया ना। ओके, नीट 2013 का सवाल है। ओके, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशंस कैन अकर बाय चांस। बाय चांस वर्ड याद रखना, बाय चांस। क्या बोल रही है, बाय चांस, बाय चांस, बाय चांस। बाय चांस अगर कोई जीन फ्रीक्वेंसी ऐसे चेंज हो जाती है रादर देन नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है और अचानक से जज्बात बदल दिए, वो बदल दिया तो सब बदल दिया, अचानक हो जाएगी अगर चीज़ें, और बाय चांस हो जाएगी वेरिएशंस इन द जीन फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रैंडम मेटिंग बोलते हैं, जेनेटिक फ्लो बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, जेनेटिक लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल है ना। ये सही सोच रहे हो, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, ऑप्शन बी सोच रहे हो ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये कहाँ पे लिखा गया है, आ जाओ भाई एनसीईआरटी में आ जाओ। यहाँ पे 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, वो वाला जो पैराग्राफ है ना, वो पैराग्राफ में आ जाओ, हार्डी-विनबर्ग वाला पैराग्राफ में आ जाओ। इसमें
क्लियरली लिखा गया है, न्यू जीन्स अलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन। वो बोल रहा है कि जो भी पॉपुलेशन चल रहा है उसमें नई नई जीन्स, नई नई अलील्स तो आती रहती है ना, उसी को तो हम बोलते हैं, उसी से तो होता है इवोल्यूशन। तो वो नई नई जीन्स आ रही है, पर वो नई नई जीन्स के दो मोड्स हो सकते हैं, है ना। कोई भी स्पीशीज में नई नई जीन्स आ रही है, कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो वो उसके कारण दो हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल सिलेक्शन से उसका हुआ है चेंजेस, या तो वो अचानक बाई चांस में हो गया है, ठीक है, अचानक वो जज्बात बदल दिए टाइप्स। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन तो उसमें तो वो डार्विन वाला थियोरी आ जाएगा नेचुरल सिलेक्शन का। व्हाट इफ वो अचानक हो रहा है, अचानक मतलब बाई चांस हो रहा है। तो बाई चांस जब भी वर्ड है ना, इसलिए मैं 10 बार रिपीट कर दिया, बाई चांस बाई चांस बाई चांस। ये वर्ड याद रखना है कि जब भी बाई चांस वर्ड हो तो बाई चांस में कौन आएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा। यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है, and these are lost from the old population, there would be a gene flow in this, gene migration happens multiple times if the same change occurs by chance। समझ रही है, by chance, रब करो by chance, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर दो बच्चों, ये बाई चांस वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कब करोगे, जब भी बाई चांस वर्ड यूज हो, जब भी जीन्स या अलील्स अचानक से आ जाए, बाई चांस में आ जाए रादर देन नेचुरल सिलेक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद हो गया, यस याद हो गया, याद हो रहा है ना, लेक्चर में याद होना चाहिए, दैट इज द मेन मोटो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा इसका आंसर हमने कर दिया, यस जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, नीट 2015 का सवाल है। ये भी देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इवोल्यूशन में, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर भी और स्कोरिंग चैप्टर भी है। इसका मूल्य रखेंगे हम 1 लाख। ओके, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब क्या होता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जिनको नहीं पता देखो, once upon a time there were 2 types of moths, there was a white moth and there was a dark moth। तो हुआ क्या आ जाते नॉर्मल में, तो हुआ क्या, पहले ना पोल्यूशन नहीं था, ठीक है, पहले पोल्यूशन नहीं था, तो वो एरिया में तभी जो 2 तरीके के मॉथ आए हुए थे, एक वाइट मॉथ एक डार्क मॉथ, उसमें पोल्यूशन नहीं था, तो डस्ट और वो सब नहीं था। तो वो ज़माने में मतलब वो टाइम में कौन से ज़्यादा जीने चाहिए, वाइट मॉथ की डार्क मॉथ, पोल्यूशन नहीं है तभी, तो ज़्यादा जीने चाहिए वाइट मॉथ, है ना, क्योंकि अच्छा खासा एनवायरनमेंट है, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, कुछ गंदगी नहीं है, तो वो डार्क मॉथ जल्दी से दिख जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास वाइट सीलिंग है या वाइट वॉल है, उसमें मेरे पास 2 तरीके के मॉथ है, एक वाइट मॉथ एक डार्क मॉथ, तो कौन सा ज़्यादा दिखेगा, वाइट मॉथ दिखेगा कि ब्लैक मॉथ दिखेगा, डार्क मॉथ दिखेगा ना, क्योंकि डार्क मॉथ एकदम अचानक से वो नज़र में आएगा। अब हुआ क्या, थोड़े सालों बाद पोल्यूशन आना शुरू हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनने लगी, तो बहुत सारे चिमनी का धुआं आया, फिर वो व्हीकल्स और वो सब चीज़ें आने लगी, तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आने शुरू हो गया। तो जो वॉल्स थी वाइट थी, वॉल्स मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, पर ये सब चीज़ हुआ ट्री के ऊपर। तो अगर ये वाइट वॉल के ऊपर मैं धुआं फेंकूँ, काला काला धुआं फेंकूँ, इंडस्ट्रीज़ का चिमनी का धुआं फेंकूँ, डर्ट डस्ट सब कुछ फेंकूँ, तो ये वाइट वॉल वाइट नहीं रहेगी अभी, है ना, वो थोड़ी थोड़ी डार्क होती जाएगी, ब्राउनिश होती जाएगी। तो अभी ये सिनेरियो में वाइट मॉथ ज़्यादा दिखेगा कि डार्क मॉथ ज़्यादा दिखेगा, वाइट मॉथ ज़्यादा दिखेगा ना, गंदगी में वाइट ज़्यादा दिखता है, तो यहाँ पे वाइट मॉथ ज़्यादा दिखेगा। एंड दैट इज़ वाई जो प्रीडेटर्स होंगे ना, जो बर्ड्स होंगे, वो देखेंगे हाँ मुझे तो खाना है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब देखेंगे सैर पे जाएंगे और देखेंगे अरे यहाँ पे तो वाइट वाला मॉथ बहुत चमक रहा है, इसको खाया जाए। तो इसीलिए पॉपुलेशन ऑफ वाइट मॉथ विल डिक्रीज। पहले क्या होता था, वाइट मॉथ छुप जाता था क्योंकि तभी पॉल्यूशन नहीं था, तभी डार्क मॉथ ज़्यादा दिखते थे, तो जब भी वो प्रीडेटर, फिर से प्रीडेटर, ओके प्रीडेटर एक्टिंग, यार मुझे बहुत भूख लगी है, जाते कहीं पे खाना खाने, तो दूसरा बोलेगा हाँ चल ना वहाँ पे मौत खाने जाते हैं तो जाएंगे, अरे यहाँ पे ये डार्क मौत दिख रहा है, बहुत डार्क मौत दिख रहा है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है तो डार्क मौत दिख रहा है, तो डार्क मौत खा जाएंगे।
तो डार्क मॉथ का पॉपुलेशन जो होगा वो एकदम कम हो जाएगा और वाइट का ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। और ये क्यों हुआ था? ये जो अभी मैंने स्टोरी बोली, ये जो कहानी बोली कि पहले वाइट मॉथ ज़्यादा पॉपुलेशन में था, फिर डार्क मॉथ का ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ, तो इसमें किसी का षड्यंत्र था कि खुद ही हुआ? किसी का षड्यंत्र नहीं था ना, ये खुद ही हुआ, नेचर खुद ही ने किया। तो इसमें किसका सिलेक्शन है कि पहले मैं वाइट मॉथ को ज़्यादा सिलेक्ट कर रही हूँ इसलिए उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके बाद में पोल्यूशन आके मैं डार्क मॉथ को ज़्यादा सिलेक्ट कर रही हूँ इसलिए उनका पॉपुलेशन मैं बढ़ा रही हूँ। तो इसमें कोई इंसान का तो रोल है नहीं। कौन कर रही है? नेचर कर रहा है ना, नेचुरल सिलेक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नियो लेमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन की म्यूटेशन। यहाँ पे म्यूटेशन तो हुआ ही नहीं है ना, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। अब ये कहाँ पे है? एनसीईआरटी में। आ जाओ भाई, एनसीईआरटी में आ जाओ। देखो, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आपके टेक्स्ट बुक में वो मॉथ के पिक्चर्स बने हुए रहेंगे, तो उसी के एक पेज पहले जाओ, आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्लियरली बताया गया है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन से ये मॉथ का सिलेक्शन किया गया है। और उसमें देखो वही चीज जो कहानी मैंने अभी बताई आपको, मस्त मस्त एक्टिंग करके आपको बताया। इतना मतलब थोड़ा तो कमेंट करो कि कृषि मैम क्या एक्टिंग करते हो, मतलब वाह वाह मैम, आपको तो ये फिल्म में जाना चाहिए, कुछ मतलब अच्छा कमेंट करना चाहिए आपको। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन नहीं था, तो वाइट मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ गया। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने लगी, तो मोर डार्क मॉथ्स वर देयर इन द सेम एरिया। और ये फिनोमेना क्यों हुआ? यहाँ पे एक बार लिख दो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म is caused by natural selection। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हो गया, हमने मार्क कर लिया 1 लाख, आप जीत जाते हो। तो ये है, यही है, ये जो इमेज है ना, इसी के ऊपर वो पैराग्राफ है। आ जाओ फिर से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, उसी से सवाल है, कुछ भी ट्विस्ट करके पूछा नहीं है, एज इट इज पूछ लिया है। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, मिलर जो है, मिलर का एक्सपेरिमेंट आप सभी को पता ही होगा, है ना। स्टार्टिंग के चैप्टर का जो स्टार्टिंग पेजेस है उसी में वो मिलर और बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि दुनिया कैसे फॉर्म हुई, क्या क्या पहले मॉलिक्यूल्स आए, सबसे स्टार्टिंग में कौन आया और फिर कौन आया, ये सब चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो लोग ने प्रूव करना चालू कर दिया था। तो जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था बच्चों, मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्लोज्ड फ्लास्क लेके उसने अमीनो एसिड्स बनाना चाहा, तो फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स वाला उसका एक्सपेरिमेंट था। उसमें क्या क्या चीज़ें बनी वो क्वेश्चन है, और कौन से टेम्परेचर पे बनी वो क्वेश्चन है। फिर से आ जाएंगे एनसीईआरटी में। देखो ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, वो पैरेन ऑफ रशिया वाला जो पैराग्राफ है ना, उसमें ये लाइन देखो, formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents। तो ऐसा बोला गया कि organic constituents from inorganic constituents बने, पर ये एक्चुअली किसने किया था? मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो मिलर का एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू होता है। देखो ये वाला पैराग्राफ, इसमें मिलर ने क्या किया था? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स किया था। क्या किया था? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स किया था। और वो फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कैसे हुए? क्योंकि अमीनो एसिड बनाने के लिए भी आपको वो सामग्री लगेगी ना। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पाव भाजी बनाना है तो मुझे टमाटो लगेगा, मुझे कैप्सिकम लगेगा, मुझे फूल गोभी लगेगी, मुझे आलू लगेगा, तो वो सब सामग्री जो है वो लगेगा ना। तो वैसे ही अमीनो एसिड अगर मुझे बनाना है, मिलर ने चाहा कि चलो आज मैं अमीनो एसिड बनाऊंगा, यूट्यूब पे देखा हाउ टू मेक अमीनो एसिड, तो उसने अमीनो एसिड का वीडियो देखा, अब उसको बनाना है तो उसको ये सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो बनने चाहिए पहले क्लोज्ड फ्लास्क में, तब जाके अमीनो एसिड बनेगा। तो उसके क्लोज्ड फ्लास्क में क्या क्या चीज़ बनी? सबसे पहले तो मीथेन बना, CH4 इज व्हाट? मीथेन। H2 गैस बना, अमोनिया बना, NH3 इज अमोनिया, एंड वाटर वेपर बना। और कौन से टेम्परेचर पे बना ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कौन से टेम्परेचर पे बना? 800 डिग्री सेल्सियस। कौन से टेम्परेचर पे? 800 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, रिपीट करना है मेरे साथ। 800 डिग्री सेल्सियस में मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें ये 4 चीजें मिली थी। एक तो मीथेन मिला था, H2 गैस मिला था, अमोनिया मिला था और वाटर वेपर मिला था, राइट। ये चारों चीजें मिली थी इन द मिलर्स एक्सपेरिमेंट और कौन से टेम्परेचर पे हुआ था? चिल्लाओ। 800, यस 800। तो आ जाओ ऑप्शन में आ जाओ। चलो अभी तो आपको ही बताना है, मैं नहीं बताने वाली। CH4, पहले तो CH4 वाले ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन है तो ये दोनों तो हटा ही दो क्योंकि इसमें CH3 है, इसमें भी CH3 है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट। CH4। अब टेम्परेचर यहाँ पे 800 है, वहाँ पे 600 है। नहीं 600 वाला तो एकदम गलत, क्योंकि 800 पे होता ही है ना। और CH4 मिलता है, H2 गैस मिलता है, अमोनिया मिलता है एंड वाटर वेपर मिलता है, बस। और इसका मूल्य क्या था भाई? मूल्य ही नहीं डिसाइड किया आपने। 1,25,000। आप जीत जाते हो 1,25,000। चलो अभी 1.5 लाख का क्वेश्चन है ये, 1.5 लाख का क्वेश्चन। इज्जत संभालना मेरी, है ना, नाक कटनी नहीं चाहिए मेरी। आप लोग हमेशा जीत जाते हो। तो 2016 का सवाल है आपके स्क्रीन पर। इन हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, यहाँ पे देख रहे हो क्या पूछा है? मैंने बोला था ना, हार्डी वीनबर्ग से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस। मैंने तो काफ़ी मतलब सारे फिर क्वेश्चन मैं नहीं उठाना चाहती थी, वैसा ना हो जाए फिर एक ही कॉन्सेप्ट से मैं 3-4 सवाल ले रही हूँ, तो वैसा इसलिए मैंने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। पर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, तो एक ही कॉन्सेप्ट, जैसे कि हार्डी वीनबर्ग है तो उसी से 3 सवाल। इवोल्यूशन, वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है तो उसी से 2 सवाल। वो ह्यूगो दे व्राइज वाला है तो उसी से 2 सवाल। तो वो लोग एक ही कॉन्सेप्ट से 2-3 सवाल ले लेते हैं, मतलब ऐसे कष्ट नहीं करते कि मैं दूसरे पेजेस से भी सवाल बनाऊं। तो यहाँ पे हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन है, यहाँ पे क्या पूछा गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमें ये एक चीज़ पता होनी चाहिए। आ जाओ पहले एनसीईआरटी में आ जाओ। एनसीईआरटी में यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया। अगर आपको अभी भी डाउट है कि भाई हेटेरोजाइगस होमोजाइगस क्या होता है, 2 मिनट मेरी बात सुनो, खाली 2 मिनट। होमोजाइगस मतलब क्या? होमो मतलब सेम। होमो मतलब क्या? सेम। यहां पे मैं लिख देती हूं, होमो मतलब सेम, ठीक है। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अलील्स पता है ना आपको? अलील्स वो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, तो हम जो लिखते हैं ना वो एक जीन है। वैसे अलील, तो अलील पता है ना आपको? तो अलील जब भी अगर मैं ऐसा लिखूं कुछ ऐसा, तो यहाँ पे दोनों अलील्स क्या है? सेम है ना। तो जब भी दोनों अलील सेम हो, या तो ऐसा केस या तो ऐसा केस, मुझे दोनों केसेस में से कोई भी केस चलेगा, कि दोनों अलील सेम होने चाहिए। दैट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर दोनों अलील सेम है, फिर वो कैपिटल ए कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, दोनों अलील्स अगर सेम है तो मैं उसको क्या पुकारूंगी? मैं उसको बोलूंगी तू होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस में कब बोलूंगी? हेटेरोजाइगस तब बोलूंगी जब एक अलील अलग है और दूसरा अलील अलग है। इसमें एक अलील कैपिटल ए है, मतलब एक अलील डोमिनेंट है, दूसरा अलील रेसेसिव है। यहाँ पे कैसा है? दोनों डोमिनेंट या तो दोनों रेसेसिव, ठीक है। तो अगर ऐसा सिस्टम होता है कि दोनों डोमिनेंट या दोनों रेसेसिव, तो उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे होमोजाइगस। अगर दोनों अलग अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। क्लियर है ये एक चीज? अब आ जाओ हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन में। हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन क्या बोलता है भाई? देखो, p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। अब p² का मतलब क्या है? p² में कौन कौन आ जाएगा? होमोजाइगस लोग। होमोजाइगस में कौन? वो भी डोमिनेंट वाले। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये वाला पैराग्राफ में आ जाओ। कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए है, इसको हम डिनोट करते हैं विथ p²। p² मतलब क्या? कैपिटल ए। 2pq मतलब क्या? हेटेरोजाइगस में क्या क्या आ जाएगा? एक कैपिटल ए, दूसरा स्मॉल ए, तो उसको हम बोलेंगे 2pq। q² की बात करें तो यहाँ पे दोनों डोमिनेंट नहीं रहेंगे, दोनों रेसेसिव रहेंगे, पर वो होमोजाइगस रहेंगे। तो होमोजाइगस में आ जाएगा कैपिटल ए, दूसरा होमोजाइगस में आ जाएगा स्मॉल ए। हेटेरोजाइगस में कौन आएगा? अलग अलग आ जाएगा, दैट इज
2pq। ये याद हो गया 2pq। अब आ जाओ इक्वेशन में। इक्वेशन सिंपल है, बहुत सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं ये बाइनोमियल एक्सपांशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, उसको मैं एक्सपांड करूँ, दैट इज p प्लस क्यू द होल स्क्वायर को मैं एक्सपांड करूँ, तो इतना मैथ्स तो हम सबको आता है, दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपने को मिलेगा, है ना, सब अग्री करते हैं। ये एक्सप्रेशन को अगर मैं एक्सपांड करूँ तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब उसमें बहुत हवा में बातें हो गई, थोड़ा लिख के बताते हैं, है ना। मैं क्या बोल रही थी, p प्लस क्यू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है हार्डी विनबर्ग का इक्वेशन। इसी को मैं अगर p स्क्वायर प्लस 2pq, मतलब इसको एक्सपांड मैं कर रही हूँ, तो मुझे ये मिलेगा। अब इसमें देखो, ये एक स्लाइड खाली कर लो, आपको वो पूरा पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये एक ही स्लाइड में मैं सब आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। p स्क्वायर जो है ना, p स्क्वायर में आ जाएगा कैपिटल A, कैपिटल A। क्या आ जाएगा, कैपिटल A, कैपिटल A। q स्क्वायर में आ जाएगा स्मॉल a, स्मॉल a। क्या आ जाएगा, स्मॉल a, स्मॉल a। 2pq में आ जाएगा आपका एक कैपिटल एक स्मॉल। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको हेटेरोजाइगस मिलेगा। यहाँ पे कोई तो डोमिनेंट रेसेसिव होता नहीं, क्योंकि हेटेरोजाइगस में तो डोमिनेंट की ही चलती है। यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन। ये एक सिली मिस्टेक करते बच्चे, 2 हटा देते हैं। अगर आपको कोई बोले कि हेटेरोजाइगस में क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, तो 2 को इंक्लूड करना है, खाली pq मत लिख के आना, 2pq। समझ गया ये। अगर आपको बोले कि होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या एक्सप्रेशन रहता है, तो p स्क्वायर। अगर आपको बोले कि होमोजाइगस रेसेसिव में कौन रहता है, तो q स्क्वायर। अंडरस्टूड है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक बार थम्स अप दे दो, मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग को, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा दूर दृष्टि दिया है भगवान ने, तो समझता है थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो थम्स अप कर दिया करो, है ना, स्माइल करके ई। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज़ है ना। मैंने जो यहाँ पे एकदम कथा से आपको समझाया वैसे ही है, वही चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज 2pq। 2 को मत हटाना, बस इतना याद रख दो। तो यही चीज़ पूछिए। देखो यहाँ पे हेटेरोजाइगस क्या रहेगा, तो q स्क्वायर रहेगा ना बाबा ना। q स्क्वायर किसका है, होमोजाइगस रेसेसिव का है। p स्क्वायर किसका है, होमोजाइगस डोमिनेंट का है। 2pq किसका है, 2pq हेटेरोजाइगस का है, यस हेटेरोजाइगस का है। pq करके कोई होता ही नहीं है, ठीक है, pq तो होता ही नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे pq मार्क करके आ गए थे जब ये सवाल आया था 2016 में, तो ये वाला तो एकदम ही गलत है। यहाँ पे आंसर रहेगा 2pq, ठीक है। ये याद हो गया सबको, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1.5 लाख का था ना, अब ये 1,75,000 2020 का सवाल है, कोरोना का सवाल है। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, कौन सी ऐसी थियोरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो होता है ना। तो एक साइंटिस्ट ने एकदम बड़े प्यार से वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को इकट्ठा करके भरी सभा में अपना थियोरी, अपना एविडेंस बताया था, ठीक है। और वो कौन है, वो कौन शख्स का नाम क्या है, वो शख्स का नाम भी मैं आपको बताऊंगी। अर्नेस्ट ही है, मतलब जिसने डिसअप्रूव किया था ना उसका नाम, और जिसने अप्रूव किया था, मतलब जो लेकर आया था वो थ्योरी, उसका नाम सेम है, तो हम उससे याद रख सकते हैं। देखो एक बार ये एनसीईआरटी का कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्टिंग करेंगे, मस्त मस्त एक्टिंग करेंगे। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल, ठीक है। तो ये याद हो गया। तो सबसे पहले तो जो अर्नस्ट हैकल करके थे ना, उन्होंने भरी सभा में जाकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाकर ऐसे पेपर वेपर लेकर गए थे, हाँ पेपर वेपर लेकर गए थे, बोल रहे थे कि ओके सो टुडे आई एम गोइंग टू एड्रेस वन एविडेंस दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जो बहुत ही अच्छा एविडेंस है, ठीक है। सब ने मान ली थी बात एकदम, पर वो सभा में, वो भरी सभा में एक ऐसा शख्स था जिन्होंने हाथ खड़ा किया, बोला कि
एक्सक्यूज मी सर, आई एम अगेंस्ट दिस एंड आई डिसअप्रूव योर थियोरी, आई डिसअप्रूव योर एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता, ऐसा बोला। ठीक है, वो गोरे लोग थे तो वो लोग ऐसा भाषा यूज़ नहीं करते, पर मैं आपको खाली ऐसा भावना समझो यार, ऐसे शब्दों पे मत जाओ। तो उन्होंने ऐसे बोला। कौन थे वो, कौन थे, नाम जानना चाहते हो आप? तो उनका नाम था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। ठीक है, ये कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इतना उसका मतलब कॉन्फिडेंस था उसको कि मैंने जो बोला ना वो सही है, इसलिए उन्होंने भरी सभा में, वो बेचारे हैकल भैया ने इतने प्यार से जो थियोरी बनाई थी ना, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, वो सब चौपट कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। कौन, ये याद रहेगा, ये विलन का नाम याद रहेगा, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। तो इन्होंने डिसअप्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डिसअप्रूव कौन करता था? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। और किसने लाया था वो थियोरी को? अर्न्स्ट हैकल ने। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने लाया था, तो फिर तभी क्लूलेस मत हो जाना। बेचारे हैकल भैया तो गए थे, कुछ अच्छा करने गए थे, ठीक है, कि मेरी थ्योरी मेरे एविडेंस से कुछ अच्छा भला हो जाएगा, पर ये कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने पूरा करे कराया पर पानी फेर दिया। नेक्स्ट सवाल है आपका 1.5 लाख का हो गया है ना, 1.75 का भी हो गया। अब आएगा 2 लाख का सवाल। 2 लाख का सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये नीट 2022 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देखो फिर से यहाँ पे वही चीज देख रहे हो, यहाँ पे एनालॉगस होमोलॉगस पे ही सवाल है, कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे ही सवाल है। तो टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, खाली सवाल पूछने का थोड़ा तरीका अलग हो गया। तो यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, गलत है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, मतलब क्या वो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है, सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। दूसरा ऑप्शन है होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री होती है ना, ये तो मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम भी मैंने आपको समझाया था कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, कि सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। अब होमोलॉजी कब आता है, कौन से इवोल्यूशन में आता है, डाइवर्जेंट में आता है कि कॉन्वर्जेंट में आता है? मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी H आए तब D आएगा। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में होमोलॉगस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डाइवर्जेंट का क्या रहता है? डाइवर्जेंट मतलब एक सोर्स, कॉमन सोर्स, और उससे ब्रांचेस निकल रहे हैं, येस और नो। तो यहाँ पे जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर रहेगा उसमें कॉमन एंसेस्ट्री रहेगा और उसके बाद में नए नए स्पीशीज बने हैं, तो ये भी सही हो जाता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है ना। AC मैंने आपको बोला था ना, AC एनालॉगस आएगा तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन आएगा, होमोलॉगस आएगा तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आएगा। ये तो अपनी बात हो गई ना भाई। तो यहाँ पे ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये भी सही है। ये वाला क्यों सही है देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। NCERT आ जाओ, NCERT में देखो ये लाइन देखो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। इसका मतलब है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ये दोनों किसके स्ट्रक्चर्स है? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है, होमोलॉगस नहीं है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ये यहाँ पे क्या लिखा गया? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर अ पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। ओ भाई, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एनालॉगस आएगा, है ना, यहाँ पे एनालॉगस आएगा। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे देखो, क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल और द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि ये दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर है। होमोलॉगस है क्या? होमोलॉगस नहीं है। तो यहाँ पे होमोलॉगस दिया गया है, तो दिस इज गलत एंड दैट इज वाई दिस इज सही ऑप्शन ऑफ दिस सवाल। और यहाँ पे आप 2 लाख जीत जाते हो। 2 लाख आज के लेक्चर में आप जीत गए हो। थोड़ा फिर मुझे भी दे देना यार, हम थोड़ा गरीब आदमी है, हमें थोड़ा दे देना, है ना, 2 लाख में से, कि करवाया तो मैंने ना यार, तो मतलब थोड़ा हिस्सा तो मुझे भी चाहिए। तो ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया अपना। एंड इवोल्यूशन चैप्टर भी हमने मस्त में कंप्लीट किया, एकदम डिटेल में कंप्लीट किया। बहुत सारे PYQs किए, बहुत सारी NCERT रीडिंग की और मज़ा आया, है ना। मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे सबके आंसर्स चाहिए, है ना। कैसा लगा लेक्चर, मज़ा आया कि नहीं, वो भी मुझे चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग बताओ यार, अभी आप लोग बताओ
जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था कि क्लास 12 के चैप्टर्स लो, तो मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लिया, मैंने इवोल्यूशन भी ले लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर और एक और फरमाइश आपकी तरफ से आनी चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि नेक्स्ट चैप्टर क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक अगर आपने देखा है लेक्चर तो भाई धन्यवाद, बिग 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 क्लैप्स फॉर यू, क्योंकि इतने शिद्दत से आपने लेक्चर किया, इतनी शिद्दत से आपने इतने सारे PYQs कर लिए, NCERT रीडिंग कर ली, तो क्यूडोस तो बनता है। एंड हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए चैप्टर के साथ, है ना। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ यू, बाय।